नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं न्यू टाइप सॉल्यूशन के बारे में। मतलब आज अपन एमसीक्यू और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उन सभी के सॉल्यूशन के बारे में चर्चा करने वाले हैं और इसके साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा करेंगे। ऑल इंडिया में चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर किसी साथी ने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो बेटा जी सभी एक बार वो क्लास जरूर देखें, जिसमें कौन कौन सी क्लास आ चुकी है बेटा। वन शॉट क्लास आ चुकी है। वन शॉट के अलावा अपन बात करते हैं ओल्ड पेपर सॉल्यूशन की बात कर चुके हैं, वो आ चुकी है। इसके साथ में एमसीक्यू की क्लास ये चल ही रही है। इसके अलावा एक गेज पेपर की क्लास आपके लिए आ चुकी है। तो वो सारी क्लासेस आप सभी को देखनी है। वो कहाँ पर मिलेगी बेटा? यूट्यूब चैनल पर मिलेगी अपने ब्राइट एग्रो क्लासेस के। और इनकी पीडीएफ की अगर मैं बात करता हूँ तो पीडीएफ मिलेगी बेटा सी एप्लीकेशन पर, ब्राइट एग्रो क्लासेस के एप्लीकेशन पर। इसके साथ में ये आप सभी के लिए एक नंबर है। इन नंबरों को आपको क्या करना है बेटा? मैसेज करना है। और मैसेज करना है क्या कि हमारे को क्या चाहिए? प्लेलिस्ट चाहिए। किसकी? बोले तो हॉर्टिकल्चर की, जिसमें चारों वीडियो आपको ढूंढना ना पड़े, ऐसे ही मिल जाएं। ठीक है, तो ये काम जरूर कीजिएगा। और इसके साथ में आप सभी को इस चैनल के साथ में एक और चैनल, जो मेन चैनल है उसके साथ में आप जैसे ही इस वीडियो के नीचे क्लिक रहेगा। करोगे मैं तो तो अभी आया एक और हूँ ऑफिस चैनल में, आपको कंफर्म दिखाई करके देगा। बताता हूँ अगर तेरे को। आप चाहते हो कि सर सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस हमारे को मिले तो अभी जाकर आप करवा उसको दिया होगा सब्सक्राइब बनवारी कर जोड़ के। लेना, ताकि अपने को जो नेक्स्ट क्लास है वो आप सभी को मिल अभी थोड़ी देर सके। बाद में बोले मिलेंगे तो यही हो ना नेक्स्ट आप? सेमेस्टर की क्लासेस मिल सके, ठीक है। नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में वहीं पर क्या आने वाली है? क्लासेस आने वाली है। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं क्वेश्चंस की, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो हॉर्टिकल्चर है वो वर्ड कौन सी भाषा के कौन से शब्दों से मिलकर बना है? एक आपको पोमोलॉजी भी पूछ सकता है। पोमोलॉजी भी पूछ सकता है। तो भैया पोमोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो भैया ये कौन कौन से शब्दों से मिलकर बना है? ये लैटिन प्लस ग्रीक के दो शब्द है बेटा। एक अपने पास में आ जाएगा पोमम, एक अपने पास में आ जाएगा, पोमम का मतलब होता है फ्रूट। इसके साथ में ही एक अपने पास में आता है लोगस। क्या आता है बेटा सी? लोगस आता है। लोगस की बात करते हैं तो भैया यहाँ पर आता है टू स्टडी। टू स्टडी की बात करते हैं अध्ययन करना। क्या होता है बेटा सी? अध्ययन करना। मतलब फ्रूट की स्टडी करते हैं। मतलब अपन क्या करते हैं बेटा सी? ये लैटिन प्लस ग्रीक का है। लैटिन प्लस ग्रीक का मतलब जो अपन पोमम की बात करते हैं तो वो ग्रीक भाषा का शब्द है। और अगर मैं बात करता हूँ, सॉरी, पोमम तो अपने पास में लैटिन भाषा का है और ग्रीक का क्या है? लोगस। तो अपन कह सकते हैं कि लैटिन प्लस ग्रीक के शब्दों से मिलकर बना है, जिसको अपन कहते हैं पोमोलॉजी, जिसमें किसकी स्टडी करते हैं बेटा? फ्रूट की स्टडी करते हैं। एक तो ये जरूर ध्यान रखना। फिर बात करते हैं जो हॉर्टिकल्चर है वो लैटिन भाषा के शब्दों से मिलकर बना है, अपने को पता है। पर कौन कौन से शब्दों से? फील्ड साइंस नहीं, इसके साथ में फ्रूट साइंस नहीं, फ्लावर फार्मिंग नहीं, गार्डन और कल्टीवेशन। गार्डन आया था बेटा हॉटस शब्द से, हॉटस शब्द से। और इसके साथ में कल्टीवेशन आया था बेटा कल्चरा शब्द से। तो ये अपने पास में पहला क्वेश्चन क्या हो चुका है बेटा जी? कंप्लीट हो चुका है। दूसरा अपने पास में आता है कि विच ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। मतलब बागवानी की कौन सी शाखा फूलों और सजावटी पौधों का अध्ययन करती है? सिल्वीकल्चर करती है, फ्लोरिकल्चर, ओलेरिकल्चर, पोमोलॉजी। बता दीजिएगा बेटा कौन सी ऐसी ब्रांच है जो ब्रांच क्या करती है बेटा जी? जो ब्रांच अपने किसकी स्टडी करती है? कि सर जो ब्रांच अपने करती है हॉर्टिकल्चर में फ्लावर और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स की अपन स्टडी करते हैं, तो भैया उसका नाम बता दीजिएगा कौन सी है? जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा। फुर्ती से सारे साथी कमेंट करके बताएंगे, फिर इसके बाद में चलें अपन आगे की ओर। जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा। और यहाँ पर आप सभी साथियों का एकदम एकदम सही जवाब आ रहा है कि सर इसका राइट आंसर जो है फ्लोरिकल्चर हो जाएगा, जिसमें अपन क्या करते हैं? फ्लावर्स और सजावटी पौधों का अध्ययन करते हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑलेरिकल्चर बागवानी विज्ञान की शाखा है जिसमें अपन किसका स्टडी करते हैं? किसका अध्ययन करते हैं बेटा? ऑलेरिकल्चर में किसकी स्टडी करते हैं? फ्रूट प्रोडक्शन की, वेजिटेबल प्रोडक्शन की,
फ्लावर प्रोडक्शन की, स्पाइस प्रोडक्शन की। ऑलरी कल्चर की बात करते हैं तो ऑलरी कल्चर में किस चीज की स्टडी करते हैं? जल्दी से कमेंट करके बता दो, ऑलरी कल्चर में किसकी स्टडी की जाती है, किसका अध्ययन किया जाता है? जल्दी से बताइएगा बेटा। तो जो भी साथी इसमें जवाब दे रहे हैं बी बोले तो इसका जवाब दे रहे हैं वेजिटेबल प्रोडक्शन। वेजिटेबल प्रोडक्शन की बात करते हैं, सब्जी उत्पादन। क्या आता है बेटा? सब्जी उत्पादन आता है। तो सब्जी उत्पादन का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। किसमें बेटा? ऑलरी कल्चर में। किसमें बेटा जी? ऑलरी कल्चर में। फिर इसके बाद में आता है पौधों का वानस्पतिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? इकोनॉमिक यूज, मॉर्फोलॉजी और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स, इसके साथ में कलर्स ऑफ फ्लावर्स, इसके साथ में ही साइज ऑफ फ्रूट्स है। मतलब बात करते हैं जो अपने पास में क्या है बेटा? बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन है। बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, वानस्पतिक वर्गीकरण किस पर आधारित है? जल्दी से कमेंट करके बता दो। तो इसका साथी जो भी जवाब दे रहे हैं मॉर्फोलॉजिकल और इसके साथ में रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स पर क्या है बेटा जी? आधारित है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं वानस्पतिक वर्गीकरण का सही बता दीजिएगा कि सही अवरोही क्रम क्या है? क्या बताना है? अवरोही क्रम बताना है। फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीसीज है। इसके साथ में ही ऑर्डर, फैमिली, जीनस और इसके साथ में स्पीसीज है। इसके साथ में स्पीसीज, जीनस, फैमिली और ऑर्डर है। जीनस, फैमिली और इसके साथ में ऑर्डर, स्पीसीज है। बता दीजिएगा बेटा क्या है? बताना है अपने को बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन का सही ऑर्डर कौन सा है, सही क्रम कौन सा है। तो भैया जो भी साथी यहां पर जवाब दे रहे हैं कि सर ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, तो यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास में क्वेश्चन आता है कि अधिकांश जो बागवानी फसलें हैं, अपन बात करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। क्या है बेटा जी? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स है। उनका आदर्श, उनका आइडल पीएच बता दो। उनका आइडल पीएच बता दीजिएगा। तो भैया 4 से 5, 5.5 से 6.5, 7.5 से 8.5 या 8.5 से 9.5 बता दीजिएगा। आदर्श पीएच बताना है, आइडल पीएच बताना है कि इस पीएच पर वो अच्छे से ग्रोथ होती है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे बेटा। आज लाइव क्लास नहीं है पर फील वैसा ही आना चाहिए। और क्योंकि आज मैं आप सभी को बता दूं, वैसे तो चारों क्लास नहीं होती पर ये चारों क्लास मैंने करवाई है। किसकी? हॉर्टिकल्चर की। आपके एग्जाम से पहले करवाई है। इसलिए करवाई है क्योंकि पहले मैंने रिकॉर्ड की है, क्योंकि एग्जाम से पहले तो वैसे नहीं करवा सकता, तो इसलिए रिकॉर्ड की है। अभी आपके पास में प्रीमियर के रूप में आ रही है। तो भैया अपने सभी साथियों को जैसा प्यार और सपोर्ट आपने लाइव क्लास पर दिखाया, ऐसा ही इस पर दिखाना, क्योंकि आप सभी के लिए ये क्लासेस बहुत ऐसे मान लो कि टाइम निकाल कर अभी इस क्लास के जस्ट बाद में, ऐसे मान लीजिएगा कि मेरी ट्रेन है, मेरे को कहीं पर जाना है, पर फिर भी मैं ये क्लास पहले आपके लिए करके जा रहा हूँ। तो बेटा जी ये आप सभी के प्यार और सपोर्ट से पॉसिबल आया। मेरा मन ही नहीं किया कि भाई साहब मैं एक भी क्लास को मिस करूँ, किसी को मिस नहीं किया। सबसे पहले मैंने ओल्ड पेपर सोल्यूशन किए, फिर इसके बाद में गेस्ट पेपर, फिर इसके बाद में MCQ चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा जी? बता दो जल्दी से। यहाँ पर जो भी जवाब दे रहे हैं कि सर 5.5 से 6.5 क्या रहता है? उपयुक्त रहता है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। फिर आता है सेब जैसे शीतोष्ण फलों की खेती के लिए कौन सी जलवायु उपयुक्त है? ट्रॉपिकल, इसके साथ में एरिड क्लाइमेट, इसके साथ में टेम्परेट विद चिलिंग आवर्स, इसके साथ में ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल। सेब जैसे शीतोष्ण फलों की खेती के लिए कौन सी क्लाइमेट बेस्ट है, कौन सी जलवायु बेस्ट है? जल्दी से सारे साथी कमेंट करके बता दो, फुर्ती से, जल्दी से, फास्ट फास्ट बता दीजिएगा। तो यहाँ पर जो भी साथी जवाब दे रहे हैं सी, टेम्परेट क्लाइमेट विथ चिलिंग हावर्स। तो भैया ये क्या होती है बेटा? बेस्ट रहती है शीतोष्ण जलवायु। इसके बाद में बात करते हैं लेयरिंग इज द मेथड ऑफ। लेयरिंग कौन सा है? लैंगिक विधि का मेथड है, इसके साथ में ही अलैंगिक का है, सीड ट्रीटमेंट का है, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन का है। तो भैया लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, बडिंग, ये सारे किसके हैं बेटा? एसेक्सुअल। मतलब लेयरिंग में अपन किसी भी एक ब्रांच का प्रयोग करते हैं, बिना उससे हटाएं, और इसके बाद में क्या करते हैं? न्यू प्लांट तैयार करते हैं। तो भैया ये अपने पास में क्या होता है? लेयरिंग मेथड होता है, जो एसेक्सुअल प्रोपेगेशन का है। फिर इसके बाद में आता है कटिंग की जड़ विकास के लिए उच्च आर्द्रता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रवर्धन संरचना काम में लेते हैं? प्रवर्धन संरचना का मतलब प्रोपेगेशन वाली नहीं है, यहां पर प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर है बेटा। प्रोपेगेटिंग
स्ट्रक्चर जो मैंने बताया अभी था, ऑर्चर्ड होगा, मिस्ट चेंबर होगा, ओपन फील्ड होगा, कोल्ड स्टोरेज होगा। कटिंग के लिए जड़ विकास करना है, रूट का विकास करना है, तो भैया इसके लिए होता है मिस्ट चेंबर। कौन सा होता है बेटा जी? मिस्ट चेंबर होता है, जहां पर क्या होता है, सूक्ष्म जल की फुहार गिरती रहती है, सूक्ष्म जल की फुहार गिरती रहती है, तो वो हो जाएगा मिस्ट चेंबर। क्या हो जाएगा बेटा जी? मिस्ट चेंबर हो जाएगा। फिर इसके बाद में आता है सीड डॉर्मेंसी इज डिफाइंड एज, बीज की जो सुषुप्तावस्था है वो किसके रूप में डिफाइन की गई है? जल्दी से बता दीजिएगा बेटा, जो सीड डॉर्मेंसी है वो किसके रूप में डिफाइन की गई है? जल्दी से फुर्ती से कमेंट करके बता दो बेटा, जल्दी से सारे साथी कमेंट करके बताएंगे सीड डॉर्मेंसी किसके रूप में डिफाइन की गई है। जल्दी से बता दो बेटा, जल्दी से सारे साथी कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा कि फेवरेबल कंडीशन मिलती है, और फेवरेबल कंडीशन में भी क्या होता है बेटा, वो उग नहीं पाता है, वो ग्रो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिस्थितियों में जीवन सम जो अपने क्या होती है बेटा, बीज होते हैं उनका अंकुरण नहीं होता है। फेलियर ऑफ वाइबल सीड्स टू जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्केरिफिकेशन। स्केरिफिकेशन किस प्रकार के बीज सुसुप्तावस्था को तोड़ने के लिए काम में लिया जाता है? स्केरिफिकेशन का मतलब होता है जिसको अपन क्या कहते हैं बेटा, खुरचना कहते हैं। तो जो खुरचकर अपन क्या करते हैं, सुसुप्तावस्था को दूर करते हैं, तो किस प्रकार की सुसुप्तावस्था होती है उसका नाम बताना है। तो भैया ये किस प्रकार की होती है, जब कोई बीज होता है और उस पर साइड की ओर बोल दो बाहर की ओर एक कठोर आवरण होता है, तो भैया उसको तोड़ने के लिए अपन यूज में लेते हैं किसको बेटा? स्केरिफिकेशन को। किसको लेते हैं बेटा? इस कैरिफिकेशन को लेते हैं, बोल तो बीज आवरण पर जो होती है ना, मतलब सीड कोट, हार्ड सीड कोट होता है, कठोर सीड आवरण होता है, तो भैया उसके लिए काम में लेते हैं। बोल तो राइट आंसर बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा लैंगिक प्रवर्धन का लाभ है? बता दीजिएगा। लैंगिक का लाभ है बोले तो मेरिट्स है उसका, मेंटेन ट्रू टू टाइप कैरेक्टर्स, produce large number of plants at low cost, ensure early fruiting, avoid juvenility phase। अरे भैया जुवेनिलिटी फेज को कम करता है एसेक्सुअल प्रोपेगेशन, अलैंगिक। इसके साथ में एंश्योर अर्ली फ्रूटिंग, अर्ली फ्रूटिंग जल्दी फल किस में बनते हैं? वो भी किस में बनते हैं बेटा जी? एसेक्सुअल में बनते हैं, अलैंगिक में बनते हैं। और ट्रू टू टाइप किस में होते हैं? वो भी अलैंगिक में होते हैं। तो बोल ले तो प्रोड्यूस लार्ज, कम लागत में, क्योंकि एक पेड़ के क्या लग जाते हैं, बहुत सारे बीज लग जाते हैं, तो बहुत सारे पौधे अपन तैयार कर सकते हैं। किससे बेटा जी? अपन कर सकते हैं सेक्सुअल जो प्रोपेगेशन होता है उससे। द मेन डिमेरिट ऑफ एसेक्सुअल प्रोपेगेशन, मतलब अलैंगिक प्रवर्धन का मेन दोष बता दीजिएगा। यहाँ पर वाइड जेनेटिक की वेरिएशन, इसके साथ में लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स प्रोड्यूस, बड़ी संख्या में पौधे उत्पन्न होना, अलैंगिक का मुख्य दोष बताना है एसेक्सुअल का। इसके साथ में ही बात करते हैं मात्र पौधे से रोगों का संचरण या फिर लॉन्ग जुवेनाइल फेज। तो भैया अपन बात करते हैं लॉन्ग नहीं, शॉर्ट होती है, बड़ी संख्या में पौधे तैयार नहीं होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन नहीं आता है, ट्रू टू टाइप प्लांट तैयार होते हैं। तो भैया यहाँ पर एक चीज होती है, मात्र पौधे से क्या आ जाते हैं? रोग आ जाते हैं सीधे, क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट काम में लेते हैं और उस पार्ट के साथ में क्या आ जाते हैं? रोग आ जाते हैं। तो भैया राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ग्राफ्टिंग में जड़ वाले निचले भाग जिस पर अपन क्या लगाते हैं? साइन लगाते हैं। साइन की बात करते हैं जिसको बोलते हैं सांकुर। क्या बोलते हैं बेटा जी? सांकुर लगाते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं? मतलब अपन बात करते हैं जड़ वाला भाग है जिस पर क्या लगाते हैं? अपन सांकुर लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा जी? सांकुर लगाते हैं। तो उसको अपन क्या कहते हैं? जिस भाग पर लगाते हैं उसको अपन क्या कहते हैं? तो भैया उसको कहते हैं रूट स्टॉक। क्या कहते हैं बेटा जी? रूट स्टॉक कहते हैं। बोले तो मूल व्रंत कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा जी? मूल व्रंत कहा जाता है, जिसको अपन रूट स्टॉक कहते हैं। फिर इसके बाद में बात करते हैं कि बाग स्थापना का वह सिद्धांत जो पौधों के बीच में दूरी बनाए रखने से संबंधित है, मतलब डिस्टेंस मेंटेन रखता है, ट्रेनिंग नहीं। ये तो प्रारंभिक आकार देने के लिए, बोल तो आकृति देने के लिए, एक ढांचा प्रदान करने के लिए होता है। प्रूनिंग की बात करते हैं, जो अनवांटेड ब्रांचेज होती है, अवांछित शाखाएं होती है, उनको हटाने के लिए होता है। स्पेसिंग या फिर थिनिंग, थिनिंग की बात करते हैं, जो एक्स्ट्रा होती है उनको रिमूव करते हैं। तो भैया यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेसिंग, मतलब बात करते हैं बीच में स्पेसिफिक दूरी रखते हैं। फिर आता है
फल फसलों में छटाई बोले तो बात करते हैं प्रूनिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पत्तियों की संख्या बढ़ानी है, या फिर अनावश्यक या जो अनडिजायरेबल ब्रांचेज है उनको हटाना है और फ्रूटों को बढ़ाना है, बोल तो फलन को बढ़ाना है, सिंचाई की आवश्यकता को कम करना है, मृदा अपर्दन। तो भैया मेन होता है कि टू रिमूव अनडिजायरेबल ब्रांचेज एंड इम्प्रूव फ्रूटिंग, अनावश्यक शाखाओं को हटाना और फलन को सुधारना, फ्रूटिंग को इम्प्रूव करना। फिर आता है बेटा जुवेनिलिटी इन फ्रूट प्लांट्स रेफर्स, मतलब जो जुवेनिलिटी होती है, किशोरावस्था होती है, वो क्या दर्शाती है कि भैया जब फ्रूट बनना स्टार्ट नहीं होता है, जब फ्लावर बनना स्टार्ट नहीं होता, उसके पहले क्या होता है, उसके पहले वेजिटेटिव ग्रोथ होती रहती है प्लांट में, तो उसको बोलते हैं जुवेनिलिटी, मतलब द फेज व्हेन प्लांट आर बियर मैक्सिमम फ्रूट, मतलब जब अधिकतम फल देता है, तो भैया जुवेनिलिटी में तो कोई फल नहीं देता है। इसके बारे में बात करते हैं द अर्ली वेजिटेटिव फेज व्हेन प्लांट कैन नॉट फ्लावर, प्रारंभिक वानस्पतिक अवस्था जब फूल नहीं दे सकते हैं, या फिर तीव्र बीज के अंकुरण नहीं, पूर्ण परिपक्वता नहीं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, सी, बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास में आता फ्लावर बड डिफरेंशिएशन इज प्राइमरली ट्रिगर्ड बाय, पुष्प कलिका विभेदन मुख्यतः किसके द्वारा प्रेरित होता है, हाई इन नाइट्रोजन सप्लाई से, इसके साथ में फेवरेबल टेम्परेचर और फोटो पीरियड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्लोवरिंग का, अगर पूछ लेना आपको, फ्लोवरिंग का पूछ लेना तो बिना कहे कर देना, बिना कहे कर देना कि फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए और फोटो पीरियड चाहिए, प्रकाश प्रदीप्त का लीटा चाहिए बस। फिर भैया ये दोनों मिल जाएगी तो फिर मैं गणा मतलब भैया मैं बहुत हूं, मैं क्या करूंगा बेटा, मैं अच्छे क्या दूंगा, फल दूंगा। ऐसा कौन कहता है, पेड़ कहता है। कौन कहता है बेटा, जी पेड़ कहता है। तो राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। फिर बात करते हैं पार्थेनोकार्पी क्या होता है। पार्थेनोकार्पी होता है बेटा दो प्रकार की होती है, एक वेजिटेटिव होती है वानस्पतिक, एक होती है प्रेरित, बोल दो स्टिमुलेट्स। तो यहां पर बात करते हैं पार्थेनोकार्पी किसको रेफर करता है, निषेचन के बिना फल देना। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है कि निषेचन के बिना क्या देता है, फल देता है। फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है भैया, मेल और फीमेल के जो गैमेट है वो आपस में मिलकर जाइगोट का निर्माण करते ही नहीं है, और फिर क्या बन जाता है, फल बन जाता है। तो भैया अपन बात करते हैं ए राइट आंसर हो जाएगा, निषेचन के बिना फल बनना। फिर आता है प्राकृतिक रूप से पार्थेनोकार्पिक फल का उदाहरण कौन सा है। प्राकृतिक रूप से नेचुरल की बात करते हैं, बिल्कुल नेचुरल है, बिल्कुल नेचुरल है। वेजिटेटिव कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि भैया जो केला है उसमें कौन सी पार्थेनोकार्पी पाई जाती है, वेजिटेटिव। कौन सी बेटा, जी वेजिटेटिव, वानस्पतिक पाई जाती है। फिर बात करते हैं अनफ्रूटफुलनेस in horticulture, unfruitfulness in horticultural crops caused by non-availability of compatible pollen is called, मतलब बागवानी फसलों में उपयुक्त पराग की उपलब्धता के कारण होने वाली क्या होती है बेटा, अप्रणोपदीयता, या अपन कह सकते हैं कि कंपेटेबल नहीं है वो, या अपन कह सकते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एफलेंता, एफलेंता। ठीक है, और इसके साथ में थोड़ा सा करेक्शन चेक नहीं होता है तो उसको मैं क्लास में क्लियर कर देता हूँ, वो थोड़ी सी आपको क्या करनी है बेटा, एडजस्ट करनी है, क्योंकि अभी टाइम भी बहुत कम मिलता है। तो सेल्फ इनकम्पेबिलिटी के कारण होता है, या फिर अपन बात करते हैं पार्थेनोकार्पी, या बात करते हैं एपोमिक्सिस, या बात करते हैं वर्नेलाइजेशन। बता दीजिएगा बेटा, नॉन अवेलेबिलिटी बता दो बेटा, जल्दी से कमेंट करके बता दो। क्वेश्चन आप सभी के सामने है, 21 नंबर का क्वेश्चन है और इसका जवाब देना है। क्या इसका राइट आंसर होगा, तो भैया इसमें क्या होता है, इसमें बात करते हैं नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ कंपेटेबल पॉलन, मतलब क्या नहीं है बेटा, अपन बात करते हैं क्या नहीं है, अपन बात करते हैं अनुपलब्ध है, क्या है बेटा, पराग, उपयुक्त पराग ही नहीं है, पराग नहीं है, तो क्या पाई जाएगी, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। क्या पाई जाएगी, सेल्फ इनकम्पेबिलिटी। इसमें तो क्या नहीं होता है, निषेचन के बाद में क्या नहीं, निषेचन के बिना ही फल बन जाते हैं, एपोमिक्सिस भी नहीं होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा कि सेल्फ इनकम्पेबिलिटी होगी। पॉलिनाइजर्स क्या है, पॉलिनाइजर्स एक प्रकार का प्लांट है या कीट है, क्या है, तो भैया मैं कहता हूँ कि एक प्रकार का पौधा है जो निषेचन के लिए क्या देता है, वाइबल पोलन देता है, बोले तो पराग देता है। क्या देता है बेटा जी, पराग देता है। जो पराग देता है वाइबल पोलन देता है, तो भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आता है
विच बायोरेगुलेटर इज मोस्ट कॉमनली यूज प्रमोट रूटिंग, जिसको रूटेक्स के नाम से भी जानते हैं, जो क्या देता है, जड़ उत्पन्न करने में सहायक होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो बेटा, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, क्वेश्चन आप सभी के सामने मैंने दे रखा है, जल्दी से फुर्ती से कमेंट करके बता दो। विच बायोरेगुलेटर इज मोस्ट कॉमन प्रमोट रूटिंग इन कटिंग्स, तो बता दीजिएगा। जिब्रेलिन भैया सुसुप्त अवस्था तोड़ने के लिए, सुसुप्त अवस्था बोले तो अपन कहते हैं डोरमेंसी तोड़ने के लिए, किसके लिए बेटा, डोरमेंसी तोड़ने के लिए क्या आता है, काम में आता है। इसके बाद में आता है साइटोकाइनिन की बात करते हैं, क्या आता है बेटा जी, साइटोकाइनिन की बात करते हैं। तो साइटोकाइनिन किसके लिए, कोशिका विभाजन और बुढ़ापा बढ़ाने के लिए, सेंससनेस बढ़ाने के लिए काम में आता है, कोशिका विभाजन के लिए जरूरी होता है। फिर आता है इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, ये क्या होता है बेटा, आईबीए, जो किसके लिए होता है, रूट बोले तो जड़ों के लिए जरूरी होता है। इथाइलिन फल पकाव के लिए, फल पकाव की बात करते हैं, ये फलों को पकाने का कार्य करता है। रूट के लिए आईबीए होता है, बोल तो इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, इंडोल ब्यूटायरिक एसिड आईबीए हो जाएगा सी। फिर आता है ड्रिप इरिगेशन में सबसे अच्छी लाभकारी क्यों है, क्योंकि यह खरपतवार की वृद्धि करती है, न्यूनतम बर्बादी के साथ में सीधे जड़ तक क्या करती है, जल को पहुंचाती है। तो आगे मेरे को पहुंचना ही नहीं पड़ेगा, मैं भी जड़ तक पहुंच गया, मैं भी आंसर की जड़ तक पहुंच गया, मतलब न्यूनतम जल की बर्बादी करता है, क्योंकि रूट को, अब जैसे कि सीधा मैं मुंह से पानी पीता हूं, तो भैया सीधा पानी को कहां पर पहुंचा दो, मुंह में पहुंचा दो, फिर इसके बाद में वाटर का लॉस ही नहीं होगा। अगर मैं ऐसे पानी पीऊंगा तो भैया वो क्या होगा, पानी नीचे भी गिरेगा। तो भैया ऐसा ही इसमें क्या होता है, सीधा रूट को दे देते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। फिर बात करते हैं सिंचाई की वह विधि जिसमें पानी नालियों में पौधों के आधार पर दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्प्रिंकलर, इसके साथ में ड्रिप इरिगेशन, इसके साथ में फर्रो इरिगेशन, इसके साथ में ही फ्लड इरिगेशन, क्या कहते हैं, सीधा नालियों में देते हैं। नालियां बनाकर भी बताया था बेटा जी, नालियां बनाकर भी बताया था कि छोटे छोटे जो चैनल होते हैं उनमें पानी दिया जाता है, उसको क्या कहते हैं बेटा जी, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फर्रो इरिगेशन। क्या कहते हैं बेटा जी, फर्रो इरिगेशन कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है बागवानी फसलों में वानस्पतिक वृद्धि के लिए कौन सा वृहत पोषक तत्व चाहिए, वानस्पतिक वृद्धि के लिए बात करते हैं, जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है उसके लिए वृहत पोषक तत्व की बात करते हैं, वो मैक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है बेटा जी, मैक्रोन्यूट्रिएंट है, उसका नाम बता दीजिएगा। तो अपन वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए हमेशा बात करते हैं, क्या हो जाएगा, अपने पास में हो जाएगा नाइट्रोजन। ये क्या होता है, वानस्पतिक वृद्धि के लिए जरूरी होता है, ये जड़ वृद्धि के लिए जरूरी होता है, और एनर्जी करेंसी के रूप में भी जाना जाता है। ये क्या करता है, रंध्रों को बंद करने का, खोलने का कार्य करता है। कैल्शियम क्या करता है, सेल वेल का निर्माण करता है, कोशिका भित्ति का निर्माण करता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, फल बाग में उर्वरक प्रयोग का सही क्रम बता दो, पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन, या फिर नाइट्रोजन पोटेशियम फास्फोरस, या फिर बात करते हैं फास्फोरस पोटेशियम की पूर्ण मात्रा, नाइट्रोजन की स्प्लिट डोज। बिल्कुल सही है बेटा, नाइट्रोजन की तो स्प्लिट डोज देते हैं, क्योंकि लीचिंग के द्वारा हानि हो जाएगी। साथ भी दे सकते हैं, इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि नाइट्रोजन की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है एक साथ देने से, इसलिए उनकी स्प्लिट डोज अपन देते हैं। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर बात करते हैं एयर लेयरिंग का किस फसल में सबसे ज्यादा यूज होता है, मैंगो, लीची, इसके साथ में ही बनाना और पपाया। तो भैया एयर लीचिंग, एयर लेयरिंग की बात करते हैं तो लीची के लिए बेस्ट होता है। किस के लिए बेस्ट होता है बेटा, लीची के लिए। फिर आता है पराग कणों का पराग कोश से वर्तिकाग्र तक ट्रांसफर क्या कहलाता है, मतलब कोई भी अपने पास में क्या है बेटा, पोलन है, इस पोलन की बात करते हैं, ये जब एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, एंथर से स्टिग्मा तक जाता है, तो भैया इसको अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं बेटा जी पॉलिनेशन। क्या कहते हैं बेटा, पॉलिनेशन, परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी, पॉलिनेशन, परागण कहते हैं। इसके बाद में आता है पोमोलॉजी की बात करते हैं, किसका अध्ययन करता है, फ्रूट का स्टडी करता है। तो भैया सी राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव फिल इन द ब्लैंक्स की, मतलब फल फसलों की स्टडी से रिलेटेड कौन सी ब्रांच है, पोमोलॉजी। कौन सी है बेटा, पोमोलॉजी है। पोमोलॉजी भैया पोमम और इसके साथ में ही बात करते हैं, लोगस शब्द से लिया गया है, जिसका मतलब सीधा सा क्या होता है, फलों की स्टडी करना। तो भैया लैटिन प्लस ग्रीक का है, पोमोलॉजी आ जाएगा, जिसको आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, पोमोलॉजी को एक और लिख सकते हैं जिसका नाम है
फल विज्ञान। इसके बाद में बात करते हैं द साइंटिफिक सिस्टम ऑफ गिविंग टू नेम, दो नेम जो देते हैं जीनस प्लस स्पीशीज, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? द्विनाम पद्धति। क्या कहते हैं बेटा जी? द्विनाम पद्धति कहते हैं, बायोनोमन नोमेन कल्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? बायोनोमल बायोनोमियल नोमेन कल्चर इसको कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा? बायोनोमियल बायोनोमियल नोमेन कल्चर इसको कहा जाता है। बायोनोमियल नोमेन कल्चर इसको कहा जाता है, द्विनाम पद्धति कहा जाता है। फिर आता है अच्छे जल निकास वाली बलुई दोमट मृदा अधिकांश बागवानी के लिए क्या मानी जाती है बेटा जी? क्या मानी जाती है? आइडल मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आइडल मानी जाती है, बोले तो आदर्श मानी जाती है। क्या मानी जाती है? आदर्श मानी जाती है। द प्रोपेगेशन ऑफ प्लांट्स यूजिंग सीड्स इज कॉल्ड, मतलब जब अपन क्या करते हैं? सीड का प्रयोग करते हैं और उसके द्वारा अपन प्रवर्धन करते हैं तो इसको कहते हैं लैंगिक प्रवर्धन, बोले तो सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? सेक्सुअल प्रोपेगेशन कहते हैं। फिर इसके बाद में आता है नेक्स्ट, प्रवर्धन के दौरान युवा पौधों को अत्यधिक तापमान से बचाने के लिए उपयोग की जाने वाली जो संरचना होती है, उस संरचना को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं बेटा जी? प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? प्रोपेगेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर आता है कठोर बीज आवरण के कारण होने वाली बीज सुसुप्ता अवस्था क्या कहलाती है? कठोर बीज आवरण के द्वारा होती है। कठोर बीज आवरण के द्वारा होती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको अपन कहते हैं, वैसे अपन कह सकते हैं इसको प्राइमरी भी कह सकते हैं, इननेट भी कह सकते हैं, या इसके साथ में ही इंड्यूस्ड भी आप इसको तो अपन कह सकते हैं फिजिकल। वैसे अगर आप नाम देना चाहोगे तो फिजिकल डोरमेंसी भी दे सकते हो। फिर बात करते हैं सुसुप्ता अवस्था तोड़ने के लिए ठंडी और नम परिस्थितियों में रखते हैं उसको। एक तो खुरचकर करते हैं, उसको स्केरिफिकेशन कहते हैं, और जब अपन क्या करते हैं? ठंडी नम परिस्थितियों में रखते हैं तो उसको कहते हैं स्ट्रेटिफिकेशन। क्या कहते हैं बेटा जी? स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं। फिर आता है अलैंगिक प्रवर्धन का मुख्य लाभ यह है कि वो क्या करता है? कैसे पौधे तैयार करता है? अलैंगिक एसेक्सुअल में ट्रू टू टाइप है, मतलब बात करते हैं मात्र पौधे के समान ट्रू टू टाइप पौधे तैयार करता है। फिर बात करते हैं ग्राफ्टिंग में स्टॉक से जोड़ा जाने वाला जो ऊपरी भाग होता है उसको क्या कहते हैं? साइन, बोले तो उसको कहते हैं सांकुर भाग। क्या कहते हैं बेटा जी? सांकुर भाग कहते हैं। फिर आता है स्टॉक और साइन के बीच में संगतता का ग्राफ्ट के लिए क्या आवश्यक है? ग्राफ्ट के लिए क्या आवश्यक है बेटा? ग्राफ्ट के लिए क्या जरूरी है? मतलब ग्राफ्ट की सफलता के लिए बेटा इन दोनों की बात करते हैं, इन दोनों में क्या होनी चाहिए बेटा? संगतता होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? सफलता के लिए। किसके लिए? सफलता। इन दोनों में क्या होनी चाहिए? संगतता होनी चाहिए। अन्यथा कोई नया प्लांट तैयार ही नहीं होगा, तो भैया सक्सेस के लिए जरूरी है, ग्राफ्टिंग की सक्सेस के लिए क्या है बेटा जी? जरूरी है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, अपने पास में आता है बाग रोपण प्रणाली की वह प्रणाली जिसमें पेड़ों की दूरी अपन वर्गाकार रूप में लगाते हैं, तो भैया उस प्रणाली को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं स्क्वायर सिस्टम। क्या कहते हैं बेटा जी? स्क्वायर सिस्टम कहते हैं। अगर जैसे कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी और इसके साथ में ही अपन बात करते हैं पौधे से पौधे की दूरी अगर समान होती है, ये दोनों चीजें आपस में R/P अगर समान होती है, तो भैया उसको कहते हैं स्क्वायर मेथड। फिर आता है पार्श्व शाखाओं को बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शीर्ष कलिकाओं को हटाते हैं। क्या कहते हैं? शीर्ष कलिकाओं को हटाते हैं। शीर्ष कलिकाओं को हटाने के लिए उसको कहते हैं पिंचिंग। और एक अपने पास में नोचिंग होता है। नोचिंग में छाल भाग क्या करते हैं? छाल भाग हटाते हैं, उससे क्या होता है? फ्रूटिंग बढ़ती है। क्या बढ़ती है? फ्रूटिंग बढ़ती है, मांसल भाग बढ़ता है, पर इसको क्या कहते हैं? पिंचिंग कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? पिंचिंग कहते हैं। जब अपन क्या करते हैं? ऊपर वाले भाग को क्या करते हैं? ऊपर वाले भाग को अपन क्या करते हैं? हटाते हैं, तो इससे क्या होती है? पार्श्व शाखाएं बढ़ती है। फिर आता है आम में किशोरावस्था की लगभग, मतलब जुवेनिलिटी कितनी होती है? लगभग 5 से 6 वर्ष होती है। कितनी होती है? 5 से 6 वर्ष होती है। निषेचन के बिना अगर कोई फल बनता है तो उसको क्या कहते हैं बेटा? उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या कहते हैं बेटा जी? पार्थेनोकार्पी कहते हैं। इसके बाद में आता है मधुमक्खी बागवानी फसलों में क्या होती है? सामान्य होती है। मधुमक्खी बागवानी फसलों में क्या होती है बेटा जी? सामान्यतः क्या होती है? पॉलिनेटर होती है। क्या होती है बेटा जी? पॉलिनेटर होती है। परागकर्ता अपन इसको कह सकते हैं। पराग करता है या परागण करता है, बोले तो पॉलिनेटर है। इसके बाद में बात करते हैं आईबीए का पूरा नाम क्या है? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। क्या है बेटा? इंडोल ब्यूटायरिक एसिड। इसके साथ में बात करते हैं सिंचाई की वह विधि जिसमें जल का उपयोग दक्षता सबसे अधिक होती है, तो भैया ड्रिप इरिगेशन है।
सबसे अच्छी दक्षता वाली तो कौन सी है? ड्रिप इरिगेशन। फिर बात करते हैं नाइट्रोजन बागवानी फसलों में किसके लिए जरूरी होता है? वानस्पतिक वृद्धि के लिए। वानस्पतिक वृद्धि के लिए बेस्ट होता है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए बेस्ट होता है। फिर बात करते हैं प्रवर्धन की वह विधि जिसमें एक शाखा मात्र पौधे से जुड़े हुए मोड़कर अपन क्या कर देते हैं? मिट्टी में दबा देते हैं, मिट्टी में दबा देते हैं और फिर अपन तैयार करते हैं। तो उसको क्या कहते हैं बेटा? इसको कहते हैं लेयरिंग। क्या कहते हैं बेटा जी? लेयरिंग कहा जाता है। क्या कहते हैं बेटा जी? लेयरिंग कहते हैं। और एक होता है आम में द्विवार्षिक अल्टरनेट बियरिंग होती है। तो एक तो क्या होता है, एक जिसमें क्या होती है अधिक होती है उसको ऑन ईयर कहते हैं, और जिसमें कुछ नहीं होती है या कम होती है उसको ऑफ ईयर कहते हैं। तो ऑप्शन में आ जाएगा ऑन ईयर। क्या आ जाएगा बेटा जी? ऑन ईयर आ जाएगा। ये आप सभी के लिए आज का सेशन कंप्लीट है, जिसमें अपन ने क्या पढ़ा? अपन ने एमसीक्यू पढ़े, ऑब्जेक्टिव पढ़े, ऑल इंडिया के लिए पढ़े, और आप सभी के एग्जाम में मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा मैच होंगे। और ये कम मैच हो पाते हैं तो भैया मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इसमें आपका बेसिक नॉलेज भी थोड़ा सा क्या करता है, काम करता है। अभी कॉन्सेप्चुअल अगर कोई क्वेश्चन हो तो वो तो मैं सारी चीजें समझा दूं, पर ये याद करवाना थोड़ा सा क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। और इसमें से अपन ऑल इंडिया के लिए, क्योंकि एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन उठा लेता है, इसमें ऑब्जेक्टिव कहीं से भी ले लेता है, तो भैया वो थोड़ा सा चेंज होने की क्या होती है, संभावना होती है। तो आप सभी को फिर भी बढ़िया तरीके से पेपर देकर आना। कोई भी दिक्कत आए तो मेरे को बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय जवान जय किसान साथियों।